केंद्र सरकार के लंबे प्रयास के बाद भारतीय छात्रों की वापसी शुरू हो चुकी है। चित्रकूट जो धर्म नगरी है, धर्म के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से भी कुछ छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे। कल के दिन ही एक भारतीय छात्र वापस आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ वहाँ माहौल था, क्या वो महसूस कर रहे थे, कितनी कठिन परिस्थितियाँ थी, सरकार ने कैसा प्रयास किया। सीधे आपकी बात कराते हैं, जानिए इनसे। आकाश जी, स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम आकाश गुप्ता है। मैं ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और ओडेसा में जो हालात खारकीव के थे वैसे हालात नहीं थे, जिस वजह से मैंने वहाँ से बस ली और बस लेके मैंने यूक्रेन और रोमानियन बॉर्डर जो शेयर कर रहे थे उधर पे पहुँचा और वहाँ से मैं रोमानियन बॉर्डर पहुँच के वहाँ के जो वॉलंटियर्स थे जो मदद करा रहे थे वहाँ पहुँचा। फिर उन्होंने मेरे को बुखारेस्ट, कैपिटल ऑफ रोमानिया, पहुँचाया मुझे और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने। कैसे होता रहा, इतनी तेज़ी से आप पहुँचते रहते, ये संभव कैसे हो पाया? ये खुद से हमने किया, खुद से सारा खुद का प्रयास था। जो बॉर्डर थी, अब स्टार्टिंग ये हुई थी कि एम्बेसी ने अलॉट कराया था एक बॉर्डर, सिरेट बॉर्डर, जो हमसे 700-800 किलोमीटर दूर था। वो हम यूक्रेन के अंदर से ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचे, वो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे बम्बार्डिंग हो रही थी ऑल थ्रू। तो वहाँ पे रशियंस कब अटैक कर दें यहाँ पे, तो इसलिए हम नहीं जाना चाह रहे थे 700-800 किलोमीटर ट्रैवल करके। हम चाह रहे थे कि जो हमारे पास में जो बॉर्डर है, ऑर्लिवका बॉर्डर, पोस्ट ऑफ इसाकिया बॉर्डर रोमानियन में, तो हम चाह रहे थे कि वहाँ पहुँचे हम। और वो तब हम एम्बेसी से कांटेक्ट कर रहे थे 24 घंटे, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, तब भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था एम्बेसी से। और इसी वजह से हमने हमारे जो रोमानियन जर्नलिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट हुआ थ्रू फ्रेंड्स और उनसे बात हुई। फिर उन्होंने हमें बताया कि ये बॉर्डर नियरेस्ट है, तुम यहाँ पे आ सकते हो। ये जो इंडियन रोमानियन एम्बेसी है, तो वो जर्नलिस्ट ने उनसे बात किया और उन्होंने बताया कि आप बुलाइए इंडियंस को और यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे, सबको अलाउ किया जाएगा। और जब हम वहाँ पहुँचे तो अभी वॉर सिचुएशन है, तो रोमानियन गवर्नमेंट कोई भी रिफ्यूज़ी हो, किसी भी कंट्री का हो, मोरक्को, इज़राइल, किसी भी कंट्री का हो, हर एक रिफ्यूज़ी को ट्रांजिट किया जा रहा है। और वहाँ पे आते ही आपको ट्रांजिट का मतलब क्या, सीधे सीधे बताइए जिसे लोग समझ सकें। ट्रांजिट मतलब ट्रांजिट, इमिग्रेशन कर सके, वहाँ जा सके, अच्छा, पहुँच सके, तो उसको ट्रांजिट बोलते हैं। और वहाँ से लोगों की मदद की रोमानियन गवर्नमेंट ने। वहाँ पे जो भी वॉर से आ रहे हैं यूक्रेन से, तो सबके लिए फल है, पानी है, सैंडविचेस हैं, सारी सुविधाएं थी। तो वहाँ से आने के बाद फिर आप सीधे पहले कहाँ पहुँचे थे? दिल्ली पहुँचे? फिर मैं बुखारेस्ट पहुँचा। उन्होंने हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन की वो व्यवस्था कराई और हम बुखारेस्ट पहुँचे। वहाँ से मेरी इंडियन एम्बेसी से हमारी फ़्लाइट बुक हुई और हम वहाँ से फ़्लाइट लेके इंडिया आ गए फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तो यहाँ आने पर, दिल्ली आने पर कुछ राजनेता मिले या और कोई मिला आपको? नहीं, कोई नहीं मिला। ये अभी हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे खारकीव में बचे हुए हैं। तो आपने सुना होगा कि इंडियन आर्मी फोर्स प्लेन जा रहा है और फिर इसके बाद सारी चीज़ें हो रही हैं। वो अभी हो रहा है क्योंकि बहुत सीरियस हो गया है, मगर जब मैं आया था तब बहुत चीज़ें नॉर्मल थी। अच्छा, कितने लंबे समय से आप वहाँ रह रहे थे? मेरा 5th कोर्स चल रहा है यहाँ पे अब। अच्छा। जी। अच्छा, क्या वजह है कि भारत छोड़ कर के यूक्रेन पढ़ाई करने जाना पड़ता है छात्रों को? फाइनेंस है, प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे। पहले तो सीटें बहुत कम है। जो MBBS है, तो प्राइवेट अगर करना भी चाहेंगे हम, तो पहले उसकी जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा है। और फिर इसके बाद ऊपर से डोनेशन, और डोनेशन छोटा मोटा डोनेशन नहीं है, वो अच्छा खासा डोनेशन है। तो जितना मैं डोनेशन वहाँ पे दूँ, तो डोनेशन का पैसा मैं अपना फॉरेन जगह पे लगा के फ़ीस मैं वहाँ पे पढ़ूँ, और जिसकी वजह से मेरे माता पिता पे बर्डन कम आए पैसों का। और मैं वहाँ पे जो मेडिसिन यहाँ पढ़ाई जा रही है, मैं वो मेडिसिन वही वहाँ पे भी पढ़ सकता हूँ। सही कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में जिक्र किया है कुछ छात्रों से बात करते हुए कि मतलब हमने सीटें बढ़ा दी हैं, सीट कम होने वाली वजह एक बड़ी वजह है। जी। अच्छा, इनके पिताजी भी यहाँ पर हैं, आप पिता हैं इनके, कैसा आप फील कर रहे हैं? जैसे आपका बेटा चल कर के आया, आप युद्ध के विकराल माहौल में रहा होगा, उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे और अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमें बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो मान रहे हैं कि इनका पुनर्जन्म है
हम तो इन्हें पहले बुला रहे थे, ये नहीं आ रहे थे, कह रहे थे नहीं पापा नॉर्मल है, सब ठीक है। इधर जब 2-3 दिन इन्हें बताया, फिर उन्होंने बताया कि पुतिन तो गाली से बात कर रहे हैं, समझौता नहीं हो सकता और यहाँ ठीक नहीं है, अगल बगल बमबारी भी शुरू हो गई है। तब हमें घबराहट हुई और रात के नींद और सुबह का चैन सब हराम था। हमेशा टीवी और मोबाइल पे लगे रहते थे। भाई यहाँ किसी से हम कह भी नहीं सकते थे, कौन मदद करेगा, हम खुद ही नहीं कर पा रहे थे, तो बस इन्हीं के सहारे थे, यही अपना आपके तो पिता हैं, माँ रही होंगी, बहनें रही होंगी और भी परिजन होंगे, वो क्या महसूस कर रहे थे? पूरा घर परेशान था, पूरा घर, कोई खुश थोड़ी था। अब हमारा बड़ा बेटा है, वो कंप्यूटर से नक्शा ही देखता रहता था दिन भर, यहाँ से ये नज़दीक है, यहाँ से ये नज़दीक है, यहाँ से ये नज़दीक है। छोटा बेटा है, वो खुद है अपने से जो कर रहा था। माँ भी वो परेशान, बहन इनकी लखनऊ में है, वो भी परेशान। आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय इनके खुद का है, इनका खुद का है, बाद में सरकार का भी श्रेय है, मोदी जी का श्रेय है। तब इन्हें फ्री में फ़्लाइट मुहैया कराई, वहाँ एम्बेसी सुनी। अब 18-20 हज़ार लोगों की कैसे एक साथ सुना जा सकता है। हमारे जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी थे, वो हैं, उनके जो है PSO ने इनकी मदद किया। ऐसा नहीं है, सरकार का बहुत बड़ा रोल है, सरकार का तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब इनसे मिलने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी आने लगे हैं। बांदा सांसद हमारे पास बैठे हुए हैं, पूर्व बांदा सांसद हैं आप। क्या लग रहा है, आज आकाश अपने घर वापस आए हैं, आपके असेंबली के, लोकसभा के एक युवा हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोग बहुत चिंतित थे क्योंकि इनके परिवार से हम सबका बिल्कुल पारिवारिक संबंध है और राम बाबू जी अपने सामाजिक कार्यकर्ता है ही है, लेकिन साथ साथ अपने मेरे मित्र भी हैं और अपने पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। तो उनका बेटा जो आकाश वहाँ था, तो हम सबको बहुत चिंता थी और जब से आ गए हैं तो बहुत खुशी है और हम इसके लिए ईश्वर को भी धन्यवाद करते हैं और इन अपने सरकार को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, इन्होंने जो एक बहुत किराया वहाँ से आने जाने में और तमाम चीज़ें समस्या थी, सुरक्षा की समस्या थी, कैसे आएंगे, उसको उन्होंने दूर करने में हमारी सरकार ने भी मदद किया है। प्रधानमंत्री जी का इसमें बड़ा योगदान है, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं और कामतानाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि निश्चित तौर से ये जो है अपने लक्ष्यों में ये आकाश सफल होंगे और जो वहाँ संकट आया है वो दूर होगा और ये अपने लक्ष्य पे सफल होंगे। अच्छा, अभी आकाश ने एक बड़ी बात कही कि सीटें कम होती हैं भारत में, डोनेशन बहुत अधिक लगता है। जब हमने इनसे कारण पूछा कि यूक्रेन जाने का क्या कारण है, तो बतौर जनप्रतिनिधि भविष्य में आप क्या करेंगे? देखिए, हमने उस समय भी, जब मैं अभी सांसद था, तो उस समय भी इस चीज़ में सकारात्मक चर्चा हम लोगों ने उसमें करने का, बातें रखने का प्रयास किया था और सरकार ने भी उस पर पहल भी करी है कि कम से कम हमारे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिल के कि हर जनपद पर एक मेडिकल कॉलेज, नहीं बोले गिनती के मेडिकल कॉलेज होते थे। सीटें भी कम रहती थी। सरकार ने, जब से नई सरकार आई 2014 से अपने मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने सीटें भी बढ़ाने का काम किया, लेकिन आज अभी फिर भी बहुत कम है। जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कम है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको महसूस किया, हमारी सरकार ने भी महसूस किया है और मैं समझता हूं कि निश्चित इसमें एक और अच्छी पहल होगी और जो ये जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको अभी PP मॉडल पे भी देने का प्रयास हो रहा है और सीटें बढ़ाने का भी प्रयास हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित में सरकार इसमें पहल करेगी और सरकार को पहल करना चाहिए। अब मैं दूसरे पार्ट में जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारा एक प्रयास है कि हमने सवाल खड़ा किया है, क्या युद्ध जरूरी है? जिस प्रकार से आज के नेता हैं जो तानाशाह बन जाते हैं या किसी की सुनते नहीं हैं, आपको क्या लगता है एक राजनेता के तौर पर कि क्या युद्ध वास्तव में इस तरह से हो जाना चाहिए जिस प्रकार से हम पहले लग रहा था भारत चीन का युद्ध हो जाएगा, पाकिस्तान और भारत का युद्ध होना ही निश्चित रहता है किसी भी समय पर, और यूक्रेन और रूस का युद्ध हो गया, तो क्या लग रहा है आपको, क्या हम युद्ध से बच नहीं सकते, दुनिया बचाई नहीं जा सकती? देखिए, अब ये चीज़ तो मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर से कि रूस हमारा वैसे मित्र देश है, वर्षों से मित्र देश है, लेकिन फिर भी कि जो मैंने विश्व स्तर पर देखा है, व्यक्तिगत स्तर पर, ये मेरा पार्टी लाइन पर और देश के स्तर पर विचार नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि कुछ अमेरिका, रूस और अन्य जो ये बड़े राष्ट्र हैं जो अपनी मठाधीशी करने के लिए, अपनी बातों को अपनी बनवाने के लिए जो जबरदस्ती करते हैं, उसको उनसे बचना चाहिए और सकारात्मक बातचीत के साथ में, और अन्य देशों को भी
कि जैसे यूक्रेन को भी जैसे या अन्य देश भी जिनसे इनसे संपर्क रखते हैं, वो भी एक इनसे शर्तों के साथ वो अपना समझौता न करके अपने ही स्वयं खड़े हो करके और इनसे एक बराबरी का व्यवहार भी करने का कोशिश करें, जिससे वो शर्तों पर ये बड़े देश जो अपने को मठाधीश राष्ट्र हैं ये 2-3, तो अपने से इनको थोड़ा इससे बचना चाहिए। कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, तभी जाके ये समस्याओं का समाधान होगा और हो सकता है। आकाश, आप क्या कहोगे, क्योंकि आप युद्ध के माहौल में रहे हो, क्या लगता है आपको कि युद्ध क्या ज़रूरी है या हम इससे बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं, और बहुत मीटिंग्स भी हो रही हैं डिप्लोमेट्स की, रशिया और यूक्रेन की, बट अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। बट अगर रशिया वॉर कर रहा है यूक्रेन में इन्वेजन के लिए, वहाँ पे शासन करने के लिए, और अगर यूक्रेन वॉर नहीं करे तो यूक्रेन नहीं बचेगा। आप नेताओं को कितना जिम्मेदार मानते हैं कि वो शायद किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सीमा विवाद को लेकर के, या किसी जैसे नेटो का वहाँ पे संबंध था कि वो रूस चाहता था कि नेटो का सदस्य ना बने यूक्रेन, तो क्या चाहते हैं कि मतलब क्या ये बातें सुलझाई नहीं जा सकती थी? सीधे एक मानवता का हनन होता है, पशु पक्षियों का हनन होता है, प्रकृति का बहुत बड़ा पर्यावरण का नुकसान होता है। 5 खरब रुपए पहले भी यूक्रेन में खर्च हो चुके थे, अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत इसका इतिहास। उसके पहले जब 2007-8 के आसपास क्या कहते हैं हुआ था न्यूक्लियर का वार, हुआ नहीं हुआ था, न्यूक्लियर का हो गया था। अच्छा, चेरनोबिल हुआ था। चेरनोबिल पे। हाँ, तो अभी चेरनोबिल को जो रेडिएशन है वो सारी कम हो गई थी, बट अभी वॉर के चक्कर में फिर से उधर पे अटैक हो रहा है। और जो यूक्रेन है वो बिगेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी है यूक्रेन पूरा विद इन यूरोप में। और ये बात चल रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी अगर यूरोप को मिल गई तो वेस्ट जितना है, जो वेस्ट है पावरफुल हो जाएगा, और अगर वो न्यूक्लियर एनर्जी पुतिन के पास चली गई तो पुतिन वो हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। तो इसलिए वो सारी पॉलिटिक्स चल रही है, और इसी राजनीति में मतलब मानवता का हनन हो जाता है, मृत्यु के शिकंजे में हम लोग फंस जाते हैं। जी। और जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं यूक्रेनियन, वो उन्होंने यही न्यूक्लियर पावर दे दी है ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में आने के लिए, और ये सारी चीज़ें पुतिन को जहाँ तक अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, आप आकाश के पिता हैं, आपका बेटा युद्ध के माहौल में था, आप क्या चाहते हैं कि क्या युद्ध जरूरी है या हम युद्ध से बच सकते हैं? युद्ध तो किसी के लिए अच्छा नहीं है, युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए। युद्ध करते क्यों हैं भाई? आम जनमानस तो नहीं पसंद करता कि युद्ध होना चाहिए। युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, इसका तो बहुत बड़ी विरोध होना चाहिए। हम लोगों को, आम सिविलियन को इसमें स्टैंड लेना चाहिए कि युद्ध, जो सरकार और जो राजनेता युद्ध की तरफ जाए तो मैं तो कहता हूँ तख्ता पलट हो जाना चाहिए, उनको हटा ही देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आकाश के पिता पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र, और खुद आकाश, जिनसे हमने युद्ध के हालात के बारे में बात की और जिनसे हमने ये भी पूछा कि क्या युद्ध ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी बात है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया युद्ध के माहौल में कसती जा रही है। आदमी का जो आम जीवन है, आम जनजीवन है, वो पूरी तरह से त्रस्त होता जा रहा है, महंगाई बढ़ने लगती है, मानवता को पूरी तरह से घातक स्तर पर ला के खड़ा कर दिया जाता है। और दूसरी बड़ी बात कि प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे जापान को उभरने में 20 वर्ष लग गए, 25 साल से 50 साल तक उनको गुजारा करना पड़ा, हालांकि वो एक महाशक्ति बन गई, पर बहुत सारे देश ऐसे होते हैं कि वापस एक महाशक्ति बनने में उनको बहुत सारा समय लग जाता है। बने रहिए हमारे साथ। क्या युद्ध ज़रूरी है?